अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में हुआ है, जिसमें 3 जजेस के दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादलों की कसरत राय से आज मंजूरी दी गई है और इसका एलामिया भी जारी किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को लाहौर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध और जस्टिस बाबर सत्तार को पिशावर हाई कोर्ट भिजवाया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की ट्रांसफर अक्सरियत की बुनियाद पर की गई है। ये चेंजेस जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के तबादले के हक में वोट दिया और तबादले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के नाम दिए गए थे, जिसमें जस्टिस अरबाब ताहिर का नाम शामिल है, खालिद सोमरो साहब का नाम शामिल है और उनके तबादले की सिफारिश को वापस लिया गया। एलामिया के मुताबिक खाली होने वाली असामियों पर नई तैनाती नहीं होगी और तबादलों से ही ये असामियां पुर की जाएंगी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज तबादला होते इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध के लिए रवाना भी हो गई। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतालिक केस की समाअत हुई आज, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। कहा है कि अगर 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात न किया गया तो फिर वजीर आजम को अदालत में पेश होना होगा। वजीर आजम खुद आए, बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं की गई, कहां पर गफलत है। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर तलब भी किया है और इसके साथ साथ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि एक रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का मेंबर तैनात किया गया। उन्होंने रिमार्क्स ये दिए कि रिटायर्ड जज ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है और उन्हें ट्रिब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक होता है। अदालत इस पर यह कहती है कि कोई NIRC में चला जाता है तो फिर कोई और किसी और ट्रिब्यूनल में चला जाता है, मगर इदारों में तैनाती का अमल शफाफ और बर वक्त होना चाहिए और इसी को यकीनी बनाना चाहिए। उधर जजेस के तबादलों पर अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्दअमल दिया है। हमेशा की तरह चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर और रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने इसे आज़ाद अदलिया के खिलाफ एक इकदाम करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में वो कहते हैं कि आज अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। आज अदलिया पर एक तेज वार किया गया। तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल थी, इसके बावजूद तबादले किए गए जो अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि किसी भी जज का बिला वजह तबादला नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा करना आईन और कानून के मुनाफी भी है। जजेस के ट्रांसफर को बतौर सजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको सजा देनी है उसको ट्रांसफर कर दो और इससे अदालती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इसकी वजूहात सामने आनी चाहिए। बसूरत दीगर ये जो इकदाम किया जा रहा है ये बदनीयत पर मबनी समझा जाएगा और इस हवाले से अदलिया में सख्त गम गुस्सा भी पाया जाता है इन तब्दीलियों तैनातियों को लेकर। थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, उसको भी टच करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राशिद हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। राशिद हाशमी साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी आवाज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ मौजूद है, लॉ एक्सपर्ट भी हैं और बड़ी डिटेल में बताएंगे इन तैनातियों के हवाले से, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा बैरिस्टर जी बिल्कुल। अच्छा थैंक यू सो मच। लेकिन आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है अली ताहिर। आप थैंक यू फॉर। अच्छा अली, अभी आपकी आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन भी है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो मैं चाहूँगी कि हम तैनातियों के हवाले से राशिद हाशमी साहब से पहले बात कर लें और उसके बाद जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आ जाएगा। इन तैनातियों के तब्दीलियों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओपिनियन है राशिद हाशमी साहब, वो आपके सामने है। वो इसको बड़ा एक क्रिटिकल, हमेशा से वैसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये चीज़ होती जा रही है रजिस्टर्ड, कि वो हर चीज़ को एक क्रिटिकल तरीके से ज़्यादा देखते हैं, उनका क्रिटिकल एनालिसिस ज़्यादा होता है। अब आप बताएं कि इसके अंदर क्या पहलू निकलता है कि वो ये कह रहे हैं कि आप जजेस को सजाएं दे रहे हैं, अगर उनके तबादले कर रहे हैं आप, तबादलों की जरूरत नहीं थी और ये हुकूमत करवा रही है सब, इसके पीछे कोई साजिश है। आप क्या समझते हैं हाशमी साहब? देखें शाइस्ता साहब, माजरत के साथ कि हर एक चीज़ के ऊपर एतराज़ करना और हर एक चीज़ को बिला वजह तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाना, ये PTI की एक रविश बनती जा रही है, जो कि अच्छा नहीं है। अगर कोई इशू बेस्ड कुछ चीज़ें हों, कोई आपके पास कोई एविडेंस हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो कानून और कायदे के मुताबिक ना हो रही हों, ये सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी जो मुकन्ना ने जो कानून बनाए हुए उनके मुताबिक है कि जो जजेस के तबादले और उनके जो ट्रांसफ़र जो है, उनका जो इख्तियार है वो उसके तहत ही सारे काम हो रहे हैं। कौन सी ऐसी कोई चीज़ हो रही है कि जो कि मतलब आउट ऑफ द वे या कानून के खिलाफ हो रही है। तो बात ये कि अगर आप ये कह दें कि लो जी किसी भी जज को अगर उसकी ट्रांसफर कर दी गई है तो उसको जो ना वो
देखिए पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम महकमों में लोगों के तबादले भी होते हैं, लोगों के जज़ा और सज़ा भी होती है। तो ये कौन सी ऐसी बात है, अगर किसी जज के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो उसके ऊपर हम कहें कि लो जी उसको जो ना वो काले पानी की सजा दे दी गई है या उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये आप फ़ौज पाकिस्तान से शुरू हो जाएं, किसी बैंक पे चले जाएं, किसी स्कूल के टीचर की बात कर लें, किसी भी महकमे में आप चले जाएं, वहाँ पे एक मुकर्ररा वक्त होता है कि 2-4 साल बाद उनकी ट्रांसफर्स होती हैं, मतलब उसका जो भी उनका तरीकाकार, उसका मुरवजा तरीकाकार है, उसी तरह यहाँ पे अब जजेस के साथ भी हुआ है। तो उसमें आई डोंट नो कि किस बात के ऊपर जो ना वो कहा जा रहा है। और वैसे भी मुझे पहले तो ये बताया जाए ना कि जी। किसी जज को सजा दी जा रही, कौन से केस ऐसे लगे हुए थे जज को कि उसको सजा दी गई और उसको उठा के वहाँ पे जो ना कोई दूसरा जज जो ना वो प्लेस किया गया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ ये कि तनकीद करना कि हुकूमत कोई भी मतलब है कि बल्कि ये हुकूमत का तो फैसला नहीं है, लेकिन कोई भी मतलब है कि फैसला अगर मुकर्ररा ने उसको बनाया है, उसके ऊपर अमल दरामद होने लगता है, तो उसके ऊपर जो ना वो तनकीद करना और मतलब है कि 1.5 इंच की मस्जिद बना लेना, तो माजरत के साथ ही कोई अच्छा रवैया नहीं है। हाँ, आप अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर आपको कोई जेन्युइनली इतराज़ बनता है, तो आप ज़रूर करें उसके ऊपर। और हमेशा इस्लाह की जो गुंजाइश भी होती है, लेकिन बिला वजह नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना और माजी में तकरीबन इन्होंने सारे काम आप खुद भी किए हुए हैं। मैं इसकी तो खैर मिसाल नहीं दे रहा, लेकिन मैं वैसे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि हर वो काम कि जो पीटीआई वालों ने माजी में खुद किया हुआ है, अगर आप वो कोई और हुकूमत करती है बाद में, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, तो मतलब इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो उसके ऊपर ऐसे जो ना वो पूरी चार्जशीट कर देंगे कि जैसे खुद कभी उन्होंने कोई ऐसा काम किया ना हो। तो बहरकैफ ये कि इनको अपना थोड़ा बहुत रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये कि काफ़ी सारी चीज़ें लोग अब इनकी बात को, जिस तरह कहते हैं ना शेर आया, और जब कोई वाक़ई जिस दिन शेर आया तो उस दिन उनको इनकी बात को सीरियस भी नहीं लेता। पीटीआई का मामला तो यही होता जा रहा है। इसका ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद ही करना होगा। वैसे बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के वो क्लेम भी करते हैं कि हम सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात हैं और सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमारा है। अली, मैं आपकी तरफ बाद में आऊँगी, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाना चाहूँगी, क्योंकि मेरा इसके साथ कनेक्टिंग जो टॉपिक है वो पाक अफगान मामलात के हवाले से है, जिस पर आज ये हुआ है कि फितनुल खवारिज ने बिला इश्तियाल जो जारियत की थी उस पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है और अफगान तालिबान के मुताबिक चौकियों को तबाह किया। इससे पहले सर गज़वुल हक की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान ने सॉलिड जवाब दिया था, और उसके बाद चाइना के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रॉब्ली ये खबर उस तरह से ब्रेक तो नहीं हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको ब्रेक किया था, आई होप आपको याद होगा वो, जिसमें कहा गया था कि वहां पर भी हमारी बातचीत होने जा रही है और ये मैटर भी हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। इसके सबके बीच में आ गया मिडिल ईस्ट का पूरा सिनेरियो। तो ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझ रहे हैं, अभी तक हमारा अफगानियों का जो मामला था अफगान तालिबान वाला अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ, वो रिजॉल्व नहीं हुआ? अभी भी हमें यहाँ से इस तरह के नुकसानात देखना पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ को रुक नहीं रहे, ना वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो उसकी ऑनरशिप लेने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी हमने इस मामले को कैसे लेकर चलना है? क्विकली कमेंट करना चाहूंगा, ये आपने जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ये पूरे केस में ये जो हाई कोर्ट के जजेस की जो पोस्टिंग हुई है 3-4 जजेस की, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरी आपसे गुजारिश है कि अब ये जुडिशरी के मामला, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये इस किस्म की जो हाई साउंडिंग टर्म्स है ना, इनको ना अब आप टीवी पे डिस्कस किया करें, क्योंकि वैसे भी पीछे मेरे साथ एक खबर भी आई थी कि जुडिशरी के बारे में अब गुफ्तगू जो है वो पसंद नहीं की जाती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये जुडिशरी के मामला को आप छोड़ दें। वो एक दौर था, वो दौर खत्म हो गया, अब नए कवानीन आ गए। मेरी बात सुन लें, मैंने मुकम्मल नहीं की। अब वो स्पेशल कवानीन जो है वो आए हैं, पार्लियामेंट ने पास किए हैं, गुड और बैड जैसा भी है, ये जुडिशरी है, जुडिशरी का ये अमल है, ठीक है ना जी। अब अगर पीटीआई के जो 2 टॉप लॉयर्स हैं, उन्होंने जो मेरे ख्याल इस कमीशन के मेंबर भी थे, अपने नाम भी उनके लिए, तो वो अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनका अपना राइट है। इट डजंट रियली मैटर कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है जुडिशरी के मामला को मीडिया में मत डिस्कस किया करें, बिकॉज ये आजकल के ग्राउंड रियलिटीज और मिजाज के मुताबिक जो है ये मामला नहीं है। जो जुडिशरी जिस तरह चल रही है उसको चलने दें, दैट इज ऑल आई कैन से। जो आपने अफगानिस्तान की बात की है, जी, yes, I was surprised also
कि भाई हमने इतनी हैवी बॉम्बिंग की है, इतनी एयर स्ट्राइक्स की हैं, 4 हफ्ते वहां पे जो अफगान तालिबान गवर्नमेंट के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं और बड़ी कामयाब बॉम्बिंग हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई थी। जी। और जो ये जितने ये दहशतगर्द ग्रुप थे, इनके ट्रेनिंग कैंप्स हो गए, इनके बेसेस हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। एक सही किस्म की कमर टूटी है। और बिल्कुल ये सही है कि चाइना ने पहले भी 2-3 दफा मीडिएशन की थी, उसके इन स्ट्राइक्स के बाद भी बीजिंग में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और अफगान के फॉरेन मिनिस्टर वो भी आए थे। तो खबर यही थी, गो के इतनी सरकारी तौर पे खबर नहीं पब्लिक की गई है, लेकिन जो आप कह रही हैं वो ठीक है। हमें भी ये पढ़ा था, ये सुना कि जनाब कुछ मामला में बेहतरी आएगी और अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे राजी है कि जनाब अब हम दोहा अकॉर्ड के मुताबिक हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो नहीं होने देंगे। ठीक है ना जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि या तो ये कि उनको कुछ टाइम मिल गया है, क्योंकि बीच में एक पॉज तो आया ना, कुछ हफ्तों का पॉज आया है, जिसमें ये है कि फिर वो रीग्रुप कर गए, वो दहशतगर्द ग्रुप जो है। और अभी आप देखें, मैं पिछले 1-2 हफ्तों में बलूचिस्तान में भी कुछ एक रिवाइवल हुआ है ये दहशतगर्द ग्रुपों का। इन्होंने भी हमले आगे पीछे किए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी उनको ठीक ठाक बड़ा जवाब दिया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हुए। और अभी ये जो 2-3 दिन से फिर मेरे ख्याल है ज्यादा स्क्रैम्बेशन शुरू होगी ऑन दी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर, जिसकी वजह से दोबारा बड़ी हैवी एयर स्ट्राइक्स जो है वो हम कर रहे हैं, खासकर चमन के एरिया में उनकी बॉर्डर पोस्ट को, उनके जो चौकी है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये अफगान तालिबान गवर्नमेंट इज नाउ लाइक अ पेन इन द नेक। अब इसका कोई देखिए, एक तरफ अच्छी बात है कि हमने मिलिट्री ऑप्शन भी लिया है, और दूसरी तरफ ये है कि एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑप्शन सफारतकारी भी है कि चीन बीच में मीडिएट कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी अफगान तालिबान गवर्नमेंट नहीं मान रही, या वो कह दे कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको नहीं रोक सकते हैं, और सॉरी यहाँ पे इंडियन आके फिर दोबारा बैठ के उन्होंने पिछले चंद हफ्ते में इन तालिबान को, इन दहशतगर्द ग्रुपों को दोबारा जो है वो रीऑर्गेनाइज किया है, इनको रिक्रूट किया है, और इसराइली जो है फैक्टर वो भी बीच में है। तो अब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? So my point is this कि अभी एक एफर्ट जो मैं हमेशा कहता रह गया वो ये है कि जो हमारे पश्तून भाई हैं KPK की जो टॉप लीडरशिप है, ट्राइबल एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर, जो दोनों साइड पे पाक अफगान बॉर्डर पे हमारे ये पश्तून लीडर हैं, इनके खानदान हैं दूसरी साइडों के ऊपर, और बड़े तारीखी सदियों से ताल्लुकात चल रहे हैं इन लोगों के आपस में। मेरा ख्याल है इनको भी कोई एक चांस देना चाहिए कि ये भी किसी तरह इन्वॉल्व बीच में हो, क्योंकि ये जब बात करेंगे तो अफगान तालिबान और उस तरह के ऐसे ग्रुप जो कि अभी भी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं, वो इनकी बात समझेंगे और शायद इन मामलों पे कुछ और बेहतरी आए, और ये अफगान तालिबान जो है दहशतगर्द है इनके हमले कम हो जाए। लेकिन मैं सपोर्ट करता हूं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे जो हमने दोबारा स्ट्राइक शुरू किए, और पीछे तो खबर ये आई थी पिछले स्ट्राइक के बाद कि हमने वहां पे 30-32 किलोमीटर अंदर चले गए, और काफी उनकी 40-50 चौकियां जो है, शायद इससे भी ज्यादा उस पर हमने कब्जा किया है, और पता नहीं कितने दर्जनों उनकी चौकी जो है, जो तारों साहब की स्टेटमेंट आती थी हर 2 हफ्ते के बाद, जो कि डिस्ट्रॉय किए गए हैं, और तकरीबन 800 ये के दहशतगर्दों वो मारे गए। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस तो चलते रहना चाहिए, लेकिन अब बात वही है कि अगर पीछे इंडियंस ये काम कर रहे हैं, और आप देखें डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो भी वो की है, क्या उसको बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जी वो तो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंडियन जो है तो फिर हमला करने को तैयारी कर रहे हैं। आगे आपको पता है 7-8 मई को फिर वो उसका पहले मार के हल्का पहली जो है वो आ रही है अपनी एनिवर्सरी। सो लगता है कि मामला फिर कुछ हीट अप हो रहा है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, और मैं तो गवर्नमेंट के उन लोगों को वाकई मैं कमेंट करता हूँ कि देखिए इन हालात में ईरान वहां पे हालात जंग में है, और अफगानिस्तान का मामला फिर थोड़ा हॉट हो रहा है कि हमने अफगानिस्तान को बाईपास करके वो समझते थे कि जी हम हमारे साथ आपकी झगड़ा होगा तो हम आपको सेंट्रल एशिया रिपब्लिक तक आपको ट्रेड कनेक्टिविटी नहीं देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कमाल कर दिया हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स ने कि जी वो वाया ईरान 6 ट्रांजिट रूट्स, 6 वो अपना पॉइंट्स जो है वो खोल दी गए,
पाकिस्तान ईरान ट्रेड और कई ममालिक जिनको हम वाया पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहे हैं ईरान को गुड्स भेजने में, और फिर हमें उन्होंने दे दिया ईरान ने अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए लैंड रूट टू अजरबैजान, राइट, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमारे लिए। मैं समझता हूं, और देखिए इसे इमेजिन करें कि गवादर पोर्ट की कितनी तोसी होगी, कितनी उसकी ऑलरेडी ऑपरेशन मुझे ब्रिगेडियर साहब लग रहा है कि सिर्फ ये इसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये पूरा मामला आप कह रहे हैं ना कि दोबारा से उठ गया। जब हम बिजी थे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के अंदर, तो वो दोबारा से उन्होंने कलेक्ट की सब चीज़ें और फिर उन्होंने अब दोबारा से ये ऑपरेशंस और सारे मामला शुरू किए हैं। तो मैं आगे चल के पूछूंगी कि अभी आप क्या समझ रहे हैं कि जो फितना और खवारिज का पूरा वाकया है वो किस तरह से रिजॉल्व हो सकता है फर्दर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर बैठती है। तो मैं अली ताहिर साहब को शामिल गुफ्तगू अभी करना चाहूंगी। अली, आपको आवाज आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे पहले भी आपकी आवाज आ रही थी। अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे अब सुन सकते हैं? जी जी, कनेक्टिविटी का शायद कोई प्रॉब्लम था। राशिद हाशमी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने सुना हो जजेस की तैनाती के मामले पर, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि आपको थोड़ा संभल के बात करनी चाहिए, इन मैटर्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना सख्त नैरेटिव दे देती है, अपना इतना सख्त ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट दे देती है किसी भी चीज़ के ऊपर कि फिर हमें उसको अंडर डिस्कशन लाना पड़ता है। तो आपने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से इन तैनातियों पर, इन तकर्रुनियों के हवाले से क्या गुफ्तगू की गई है? आप भी समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये सज़ा है और ये बदनीयती पर मबनी इकदाम है कोई? देखिए, मैं राशिद साहब की तो मैं बात सुन नहीं सका, लेकिन वैसे भी अगर मैं सुनता भी तो उसकी कोई इतनी यूटिलिटी नहीं थी, बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। और फारूक भाई ने जहां तक बात की, मैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि जुडिशरी के बारे में जब भी बात हो तो खुल के होनी चाहिए। पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस यही है कि जुडिशरी का असल जो पावर है वो यही है कि वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकती है, और वो इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि वो बैठ के सब्सटेंटिव जस्टिस कर रही होती है। तो जुडिशरी, जुडिशियल विंग क्रिटिसिज्म से सिर्फ तब परेशान होता है जब वो या तो जो है वो जुडिशियल कंटेम्प्ट के जिम्मे में आए या फिर वो सही काम ना कर रही हो। अब दोनों में से क्या सूरत हाल है, आई विल लीव यू टू इट, बट आई विल talk a little bit about what the constitutional position is and then I will give you a few facts. Right. Constitutional position ये है दुनिया के हर मुल्क में कि security of tenure is a badge of any judge. पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे मामलात में मुदाखलत करती है, हमारे घरों में कैमरे लगाती है, हमें रिकॉर्ड करती है। उस हद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाफ हार्टेड, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे, एक हाफ हार्टेड सुमोटो लिया, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इन द मीन वाइल एक 26th और 27th अमेंडमेंट आ गई जो पब्लिक डोमेन की नॉलेज है कि किस तरह से मैनेज करके रात के अंधेरे में की गई। दुनिया के किसी मुल्क में, सोमालिया जैसे मुल्क में भी रात को 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती जी, लेकिन नेवरदलेस चले हो गई। अब जब वो हो गई तो वो जिन 6 जजेस ने खत लिखा था उनमें से एक जज ने थोड़ी सी जसारत और कर ली और उन्होंने कहा कि भाई ये जो फॉर्म 47 है ये जरा मेरे सामने ले आए, मैं इनको देख लूं। आपने फाइनली फैसला ये किया कि उस जज की डिग्री जाली है। मैं भी रिसेंटली नेदरलैंड्स में था तो एक लॉ स्टूडेंट मेरे पास आया और मैं वहां पे इंटरनेशनल लॉ पे एक सेशन देने गया था। उसने आगे पूछा कि भाई आप क्या पाकिस्तान की हम कैसे बात करें, आपके यहाँ तो हाई कोर्ट का जज फेक डिग्री पे लग जाता है। तो मुझे उसको कुछ टाइम लगा समझाने में कि बेसिकली दिस इज नॉट अ फेक डिग्री केस, ये कुछ पावरफुल क्वार्टर्स को चूंकि परटर्ब कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था कि मैं इलेक्शन पिटीशन चलाऊंगा, तो उसकी वजह से जाली डिग्री हो गई, डिग्री जाली हो गई। इसी तरह सिंध में जो ट्राइब्यूनल्स हैं, आपको पता है यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं, हम तो रोज उनसे मत्था मारते हैं, तो हमें तो आइडिया है। This is the worst that the judicial institution has been in 15 years of my professional life, जो मैंने देखा है। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए और जो ट्राइब्यूनल बनाया, एक को हैदराबाद भेज दिया, एक को सखर भेज दिया ताकि यहाँ पे भी कोई पिटीशन ना चले। इन द मीनवाइल ये जो 6 जजेस थे इनको थोड़ा सा और चूंकि पनिश करना था, तो आप लाहौर हाई कोर्ट के एक 17वें नंबर के जज को लेके आए और मोहसिन अख्तर कियानी जिसकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी थी, सीनियर मोस्ट जज था, उसका रास्ता रोक के सरफराज डोगर को आपने चीफ जस्टिस लगा दिया। और अब देखिए कि किस तरह से उन जजेस को ट्रांसफर किया गया। देखिए अगर जजेस ट्रांसफर होना शुरू हो गए
तो जज में और डिप्टी कमिश्नर में फर्क क्या रहा? डिप्टी कमिश्नर क्यों बात मानता है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की? वो इस वजह से मानता है कि नहीं मानता तो उसे कहते हैं भी तेरे ट्रांसफर ऐसे डिस्ट्रिक्ट में करते हैं जहां तुझे तू 1 रुपया नहीं कमाएगा। दैट इज नॉट द सैलरी आई एम टॉकिंग अबाउट। सैलरी तो वही होती है, लेकिन वो कहते हैं तू 1 रुपया डिस्ट्रिक्ट में नहीं कमा सकेगा। अब अगर आपने जजेस के साथ भी ये करना है कि अच्छा यू प्रैक्टिस योर एंटायर लाइफ इन कराची और आपको इंडिपेंडेंस का बड़ा शौक है, लेट मी सेंड यू टू द सिब्बी बेंच इन बलूचिस्तान, तो ये बेसिकली तो आप वन वे और दी अदर उसके प्रोज और कॉन्ट्रास्ट तो हम डिस्कस करेंगे, वो असेंबली में डिस्कस होने चाहिए थे, नहीं हुए। लेकिन क्लियरली नजर आ रहा है कि मेलाफाइड्स हैं। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो 26वीं तरमीम की वजह से तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने खुद कहा कि भाई ये ना करें, इसका आउटलुक बड़ा बुरा आएगा दुनिया के सामने, और वो आउटलुक आ रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ जजेस को पनिश किया है और जजेस को एक वार्निंग दी है कि भाई इफ यू वांट टू एक्ट अ लिटिल बिट टू इंडिपेंडेंट देन विल कम आफ्टर यू एंड विल कम आफ्टर यू विद ऑल हॉर्न्स ब्लेयरिंग। तो ये जो तीनों जजेस की हम बात कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि इनको पनिश किया गया है, क्या इनका कसूर था? इनकी तरफ से क्या बात सामने आई है कि क्या नहीं करेंगे? किस बात से इन्होंने इनकार किया? अपेरेंटली अगर आप ये देखिए, फैसले तो बहुत सारे हैं। मिसिंग पर्संस केसेस में मोहसिन अख्तर कियानी साहब पूछते रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि बलूचिस्तान से जिसका दिल करे उसको आप उठा लें। तारिक महमूद जहांगीरी की गलती ये थी कि उसने फॉर्म 47 खोल लिए थे। बाबर सत्तार की गलती ये थी कि उसने ये पूछ लिया था कि लोगों के फोन क्यों टैप कर रहे हैं, जब मुल्क में एक कानून है कि आपने सबसे पहले एक हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेनी है, फिर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर से परमिशन लेनी है, तो आप कैसे लोगों के फोन टैप कर रहे हैं। पीटीए के ऊपर थोड़ी सी भरमी कर दी थी समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने कुछ सर्विस मैटर्स में, जिनकी मैं पर्सनल नॉलेज में हूँ, कुछ ऐसे फैसले कर दिए थे जो हुकूमत को बड़े नागवार गुजरे थे। तो और सबसे बड़ी गलती लेकिन इन सारे जजेस की ये थी कि इन्होंने ना सिर्फ पीटीआई को या ऑपोजिशन को रिलीफ दी थी, बल्कि एक खत लिखा था कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे हूँ, किसी पॉडकास्ट पे होता तो नाम भी ले लेता, तो आई डोंट वांट टू गेट माय होस्ट इनटू ट्रबल, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं घर के अंदर, और एक खातून जो उसके घर के अंदर कैमरे लगाए हुए हैं, ये खत लिखने की वजह से सारी सजाएं। अच्छा ठीक, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास आ गया। हाशमी साहब की तरफ इसको मैं एज इट इज लेकर जाना चाहूंगी। हाशमी साहब, अब आप इस बात का जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि ये खुद कहा जा रहा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कि जो ये रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, क्योंकि उनको ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक होता है, वो चाहते हैं कि उसके अंदर रहे। और बाकी इन तीनों जजेस के हवाले से अली ताहिर साहब ने तो वजाहत कर ही दी है, आप क्या समझते हैं? देखें जी, मैं लीगली तो इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कमेंट करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से मुतफिक हूं कि अगर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज की इजाजत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताता चलूंगा कि हमारे एक मेहमान वो बात कर रहे थे यूरोप की, तो यूरोप में आने का मतलब ये भी होता है कि आप अगर यूरोप के कवानीन हैं उनको भी थोड़ा सा मुतालिया कर लें, तो ताकि वो फिर ये कि बंदा ये नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ बत्तियां देख के या एफिल टावर देख के चले गए हैं। यहाँ पे फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, यहाँ पे मतलब है कि इन ममालिक में जजेस की जो है वो ट्रांसफर मुमकिन है। आप देख लें इन ममालिक के कवानीन को देख लें कि वहां पे भी होता है। तो अगर ये समझते हैं कि किसी जज को पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दिया गया और उसे काले पानी की सजा दे दी गई है, तो ऐसी कतन बात नहीं है। यूरोपीय ममालिक में भी ये चीजें जो है वो रूटीन में होती हैं। तो बाकी ये कि मजीद आपने जो उसके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर जो बात की थी, जी। तो हाँ जी, तो उसके ऊपर मेरा मानना यह है कि हमारी जो अफवाज हैं वो बेहतरीन अंदाज में इन चीज़ों को लेकर चल रही है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म साहब और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो सफारतकारी की जो मिसाल जो है वो जो एक जो ऐसी एक उन्होंने टेंडेंसी जो है, एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है कि जिसकी आज तक पाकिस्तान की कोई 78 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो इसी तरह से लेके अगर आप देखें कि अफगान मामलात में भी एक दफा बहुत तेजी आई थी, आज से 1.5-2 महीने पहले काफी वहां पे एक जंग की सी सूरत हाल थी। तो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी इस्तराहत के साथ उसके ऊपर जो बताया है कि उसमें भी पाकिस्तान ने जो मीडिएटर हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी बात को माना कि थोड़ा सा इसमें अगर ठहराव लाया जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट जो कोई खातिर खा जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए। तो मेरा ख्याल ये कि इसी तरह पाकिस्तान में भी आप देखें कि आपके ही अब देखें आप
जब फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चंस करती हैं तो थोड़ा बहुत अपने जो आपके जो अंदर की काली भेड़ें हैं उनको भी थोड़ा सा आप लोग जो ना उनके मुताल्लिक भी सवाल कर लिया करें। मेरी मुराद ये है कि जो चंद सहाफ़ी थे जो जिन्होंने पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो वहाँ पे जो फॉरेन जो डेलीगेशंस हैं जो फॉरेन जो आए हुए थे जर्नलिस्ट आए हुए थे उनको बुला के जो वहाँ पे जो उन्होंने घटिया किस्म की हरकतें की हैं और उनको सपोर्ट करने वाली एक मखसूस जमात ही है मतलब जो फार्म 45-47 की तो बात करती है। और अगर जाके आप देख लें कि जो ट्रिब्यूनल में उन्होंने कितने के केसेस के ऊपर कॉन्टेस्ट किया हुआ तो उसका उनके पास जवाब नहीं होता। तो इसमें इनकी हमेशा से ही आदत ये रही है कि शोर डालो दूसरे को चोर चोर और ये वक्ती तौर पे ऐसा वो वही काम जो ना खुद ये कर रहे होते हैं पीटीए वाले। तो इनकी एक रूटीन रही है कि ये दूसरों को कहते हैं कि जो आरटीएस बिठा के इमरान खान को नस्ब किया गया था उसकी आप देखें कि 1996 से लेकर 2012-13 तक उसकी एक ही सीट रही है। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब बेबी की शक्ल में जब वो स्टैब्लिशमेंट का जो नन्ना मुन्ना बच्चा जो उन्होंने आगे पेश किया और उसने आगे जो पाकिस्तान का सत्यानाश किया है और आज तक उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है पाकिस्तान के जो ना माशी तौर पर जो उसके फैसले हैं वो पाकिस्तान अभी तक भुगत रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये तो जाती दफा शेख रशीद तक ने भी कहा था कि हम माशी बरूदी सुरंगे बिछा गए मैं इमरान खान और जाती दफा जो IMF के साथ जिन्होंने मामला किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब जो है वो उस सिचुएशन से उस जो है वो जो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की पोजीशन से तो कोसों दूर है। अच्छा पक्का तो ये बात अल्लाह का पक्की है शुक्र है। क्योंकि कल मैं डिस्कशन कर रही थी तो वो मुझे जीडीपी ग्रोथ के हवाले से एक बड़ी डिटेल समरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव ने दी थी और वो तो खासी मायूस कुन थी लेकिन नहीं आगे जी देखें पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो आपके सामने हैं ठीक है। बावजूद उसके कि दुनिया की जो है वो जो स्टॉक एक्सचेंज जो है इस वक्त जो है वो उलट पुलट का जो ना शिकार हुई पड़ी पूरी दुनिया की। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 53,000 इंडेक्स पे थी जो कि 21,000 से उठाई थी। लेकिन इमरान खान साहब वापस जो उसको 35, 36, 37 पे एनीथिंग अंडर 40,000 पे छोड़ के गए थे। अब उसी को उठा के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है 185-90 तक भी गई है। आल्दो कि ये मौजूदा रिसेशन की वजह से 160-70 के दरमियान 150 से ऊपर जो है फ्लक्चुएट कर रही है लेकिन इट्स नॉट द केस विद पाकिस्तान ओनली। पूरी दुनिया में ये इस तरह के जो मौजूदा जंग आलमी बहरान और तेल की वजह से जो कैफियत हुई है तो ये कोई पाकिस्तान को इसमें नहीं है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि कहाँ 35-40 हजार वाली स्टॉक एक्सचेंज और कहाँ अभी भी 1,55,60,000 वाली स्टॉक एक्सचेंज बावजूद इसके के आलमी के साथ भी सारी चल रही है। और उसके अलावा आप ज़र मुबादला के ज़खायर देख लें उसके अलावा जो आप डिफॉल्ट की जो पोजीशन थी कि पाकिस्तान ये लोग ये मैं नहीं कहता ये पीटीआई वाले ही जो ना वो सुबह दोपहर शाम ये तारीख नहीं देते थे ये दिन के 3 औकात बताते थे कि पाकिस्तान कल दोपहर को या तो जो है वो डिफॉल्ट कर देगा हाँ ये कल नहीं किया तो परसों सुबह नाश्ते की टेबल पे आपको जरूर ये खुशखबरियां सुनाते थे ना। इन लोगों ने देखें मैं माजरत के साथ देखें हम सब पाकिस्तानी हैं मेरे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि मैं किसी को मुहब्बे वतनियत या गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटूं लेकिन इन लोगों ने जो हरकतें पाकिस्तान के साथ की हैं IMF को पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने खतूत लिखे इन्होंने UN की वर्किंग बॉडीज को पाकिस्तान के खिलाफ वर्गलाया। इन लोगों ने यहाँ पे 160-70 कांग्रेसमैन को लॉबिंग फर्म्स हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें अमेरिका में मंजूर करवाई। देखें अगर तो ये चीजें जो है वो गद्दारी के जुमरे में नहीं आती तो ऐसी मुहब्बे वतनियत से कम मेरे जैसा बंदा तो बाज है आप फिर कम मुझे मुहब्बे वतन ना कहें अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुहब्बे वतन है तो ये बड़ी क्लियर कट चीजें हैं। देखें ये ऐसी चीजें नहीं है कि यू कैन सिंपली गेट इसमें कोई ऐसी चीजें आप जो ना वो अल्फाजी इस्तेमाल करें आप ये कर दें वो कर दें भाई ये चीजें इन लोगों ने की हैं और ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा ये बड़े फखरिया अंदाज से ये खुद इनके जितने भी अंदर बाहर जिनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो लोग खुद इस चीज का इकरार करते हैं। ना कि वो नुमाइंदे आते हैं कुछ टाइम के लिए और वो बड़ा शोर शराबा होता है बड़ी वाहवाही होती है और फिर वो नुमाइंदे गायब हो जाते हैं और नुमाइंदों का कोई अता पता नहीं होता। जी ब्रिगेडियर आता कौन है आया तो कोई भी नहीं है। देखें जितने भी नुमाइंदे जिनकी बात ले मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं है कि उनको नाम देके बंदा अहमियत दे। आता कौन है यही बात है ना फिर आया भी कोई नहीं और इनकी जो गवर्नमेंट जो है इनकी गवर्नमेंट जो है वो चल रही है चंद यूट्यूबर्स के ऊपर और उन यूट्यूबर्स का जो बहुत ही पर्सनल किस्म का आप बतौर सहाफी मेरे से ज्यादा इन चीजों को समझती हैं उनके व्यूज का चक्कर है। उन्हें कल अगर आप ये कहेंगे कि कोई उनके डॉलर्स चल रहे हैं हमें सारी पता है उसके ऊपर तो मैं डिस्कस करती रहती हूँ। वैसे ब्रिगेडियर साहब आप बताइए आप क्या ऐड करना चाह रहे थे इस पर। देखिए जी मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू माय ऑल थ्री ऑफ यू मैंने अयूब खान का दौर भी देखा हुआ है 60s का
और अयूब खान के दौर से लेके आज तक जितनी भी पाकिस्तान में लॉयर्स मूवमेंट चली है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली है, वो सब मैंने देखी है, बहुत क्लोजली देखी है। ठीक है जी। मैं तो हैरान हूं कि हमारे अली ताहिर भाई साहब माशाल्लाह क्या उन्होंने गुफ्तगू की है। मैं तो कहता कि यार बड़े अरसे बाद हमने किसी पाकिस्तानी जेन्युइन लॉयर के इस तरह के रिमार्क सुने हैं। भाई मुझे ये बताएं वो किधर गए हमारे वो वकला भाई, वो तंजीमें, वो बार एसोसिएशन कि हम तहरीक चलाएंगे, हम ये करेंगे, वो कुर्द साहब के क्या क्या हम वो तकरीरें सुनते थे। अब तो लाहौर जो सेंटर था इन तमाम वकला तंजीमों का वो भी लगता है बिल्कुल डेड हो गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखें अब अदलिया में जब से ये चेंजेस आए हैं इन कवानीन से अदलिया का मिजाज जो है वो बदल गया है। और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं तो वकला को भी समझ आ गई है कि जनाब अब ये जब तक हवा का रुख नहीं बदलेगा या कोई और नहीं होगा, ये अब दिस इज देयर टू स्टे। तो लिहाजा हमारे वकला भाई भी ठंडे पड़ गए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए अब देखें ना वो इतनी पिटीशन अगर दायर हुई थी ये 24 फरवरी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद, वो हमें तो आज तक पता नहीं लगा कि 2 साल हो गए वो कौन से जजेस थे, कौन सी पिटीशन थी, क्या हुआ उन पिटीशन को। मैं जरा थोड़ा खुल रहा हूँ, मैं जरा पहले मुताद बात करता भी मैं फिर खुलूंगा तो फिर आपको तकलीफ होगी। ठीक है, वो किधर गई वो पिटीशन। एक हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद के वो जनाब उन्होंने उन पिटीशन को खोलने की कोशिश की तो जनाब 25-30 साल के बाद उनकी डिग्री है वो जाली निकली है। तो आई थिंक लेट्स नो इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मैं अब जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, देखें ये बात हो रही थी स्टॉक मार्केट, बिल्कुल मैं मानता हूँ कहाँ एक वो दौर था, पीपल्स पार्टी जब आई थी, जमहूरियत बहाल हुई थी 2008 में कि 3 महीने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बंद रखी गई थी क्योंकि जनाब नेगेटिव में चली गई थी, काम ही नहीं हो सकता था। तो कहाँ वो दौर, कहाँ अब 1,72,000 1,90,000, ठीक है आजकल ऊपर नीचे हो रहा है ये गल्फ वॉर की वजह से। लेकिन सवाल मेरा क्या, इतनी अगर हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ गई है और स्टॉक मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, और भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ? गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर हुई। गरीब आदमी तो और बेचारा, आज सरकारी फिगर आ गए 2 दिन पहले कि 29% से अराउंड हमारी ऑफिशियल जो हमारा फिगर है पॉवर्टी लेवल है 29%, यानी कि 30% लोग सरकारी तौर पे, और वैसे जो फिगर है जो दुनिया में चल रहे हैं वो 40-45% है बाय द न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.3% पे आ गया। वो जो जॉबलेस रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो मेरे ख्याल है कोई 22% है या समथिंग लाइक दैट। और जीडीपी ग्रोथ जब कमाल हो गया है, 5 साल से पूरी पावर्स हैं इस गवर्नमेंट के पास, पीडीएम 1 हो पीडीएम 2 हो, और फुल पावर्स, जो चाहें ये कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, एनर्जी क्राइसिस तो भी आया 1.5 महीना पहले जंग की वजह से, भाई हम 2-2.5% ग्रोथ से बढ़ ही नहीं रहे। अब हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम शायद इस साल 4% अचीव कर लेंगे जीडीपी ग्रोथ, व्हिच इज गुड। चलो, मुझे तो नवाज शरीफ साहब का दौर याद है जब ये लास्ट उनके जो गवर्नमेंट थी, जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, 5.9% फॉर द जीडीपी ग्रोथ। और फिर उसके बाद वो इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट आई, कोविड 1.5 साल रहा, तबाह हो गई दुनिया की इकोनॉमी। लेकिन व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, 6.1% पाकिस्तान की तारीख का बिगेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट। मुझे कोई बताए कि जब इतनी आपके पास सारी पावर है, जो आप चाहे कर सकते हैं, हर किस्म का आप टैक्स लगाते हैं, वो तो शुक्र है आज मैं पढ़ा था सोशल मीडिया पे पंजाब गवर्नमेंट का एक वो हैंडआउट जारी हुआ है कि हम कोई गोबर टैक्स नहीं लगा रहे। अच्छा, वो ब्रिगेडियर साहब पहले उसकी बड़ी डिस्कशन हुई थी, वो शायद लगाया भी जा रहा था, आई डोंट नो फिर उसको कहां पर रोका गया। पब्लिक प्रेशर था, पब्लिक सो वोटिंग एक चीज होती है। अब कि आप एक बड़े कैनवस पर सोचे, कुछ बड़ा सोचे। सुप्रीम कोर्ट का, सुने मेरी बात, वो जो दौर था ना कि चीफ जस्टिस का सो मोटो होता था कि पूरा मुल्क हिल जाता था और 5-5 साल जेल राइजिंग ऑफ द कोर्ट में मिल जाती थी लोगों को। ये निहाल आशरी साहब और ये बड़े अच्छे टॉप पीएमएल के लीडर, इनको वो चीफ जस्टिस साहब से उस दौर में 5-5 साल की इनको डिस्क्वालिफिकेशन में भी हुई है। हमारे मोहतरम चेयरमैन सेनेट है, ये सारे बड़े लोग हैं। माय पॉइंट है अब तो दौर खत्म हो गया, वो रवायत ही खत्म हो गई।
अब मैंने देखा है कि अब जुडिशरी सुओ मोटो नहीं लेती, अब अवाम सुओ मोटो लेती है। बिल्कुल। अवाम ने सुओ मोटो लिया ये सोलर के दो बड़े इश्यूज के ऊपर, दोनों के Exactly. ऊपर दूसरे पे फैसला आ गया कि जनाब नहीं, वो नेटरा ने कहा कि हम वो अपने फैसले को कैंसिल कर रहे हैं कि अब लाइसेंस जो होंगे वो सोलर के लिए दिए जाएंगे बिल्कुल। वगैरह वगैरह। इससे पहले जो नेट मीटरिंग का फैसला था वो देखें, अब सोशल मीडिया इज द वॉइस ऑफ द पीपल। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी तो रिडंडेंट मेरी तरफ से खत्म हो गई है, वो पॉलिटिकल पार्टी ना वो पॉलिटिकल पार्टी रही है, ना उनकी वो आइडियोलॉजी रही है, ना उनकी वो ट्रेडिशन रही है, ठीक है ना जी। वो अब मैं क्या इससे ज्यादा क्या बात करूं। बिल्कुल ठीक है। अली ताहिर साहब तो माय पॉइंट मैं कहना ये चाहूँ, मेरा लास्ट जुमला सुन ले कि जनाब ये बड़े आपको रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहिए इकोनॉमिक टीम के, हमारे मैनेजर जो हैं, इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, कि भाई हम कितने साल इंतजार करेंगे कि हम 4% या 5% जीडीपी ग्रोथ पे जाए। भाई लोग कितने और कुर्बानी देंगे, मुझे आप बताएं कितनी कुर्बानी देंगे। ठीक है, मान तो गल्फ की वजह से 400 रुपए लीटर तो पेट्रोल हो गया, लेकिन लोग फिर भी देखिए बर्दाश्त कर रहे इस खौफनाक गर्मी में। गैस की लोड शेडिंग अगेन वही और गल्फ वॉर की बिजली की लोड शेडिंग का भी बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर हम डिफरेंट तो वीडियोस आप क्रेडिट दें पाकिस्तान के अवाम को। हर मुश्किल दौर में पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। आप वो जो हमारे जो मुसल्लफ अफवाज है उनकी कुर्बानी को, वो एक और लेवल की कुर्बानी है। वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, बॉर्डर्स के ऊपर दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की जो हमारी जो बका है ओवरऑल एज अ कंट्री, इसको चलाना जब भी जरूरत हुई पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानी दी। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। जी ब्रिगेडियर साहब, अली ताहिर साहब से सवाल है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। अली ताहिर साहब, आपसे जो डिस्कशन हो रही थी आपने बता दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अभी अगर हम जजेस के ट्रांसफ़र पर बात करते हैं जो दुनिया भर में ट्रांसफ़र होते हैं, तो क्या जो इसका एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसके अंदर ये शामिल होता है कि आप जजेस की रजामंदी भी लें उसके अंदर, और इसके अंदर क्या सदर का, चीफ जस्टिस का भी बड़ा रोल होता है, या फिर एक फैसला आ जाता है एंड देन ट्रांसफर हो जाता है? आपके नजदीक क्या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक? देखिए, अगर कोई मुझे किसी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन रखने वाले किसी भी कोर्ट की एक कोई प्रोविजन दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा बात से। सुनी सुनाई बातें हैं। पाकिस्तान में ये बड़ा इशू है कि बिल्कुल इसी तरह जैसे मिलिट्री डॉक्ट्रिन पे वो बात करता है जिसने कभी आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी होती, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन पे भी वो लोग बात करते हैं जिन्होंने 2 पैराग्राफ कभी नहीं पढ़े होते। सिविल लॉ सिस्टम्स में और कॉमन लॉ सिस्टम्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट सिस्टम्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क होता है जी। तो परहैप्स कुछ लोग जो हैं वो कॉन्सेप्ट को समझे बगैर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके प्रोग्राम में ही सुन रहा था कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दुनिया में हर जगह होता है जी, फ्रांस में है तो इधर है। भाई वो फिर जरा उनके इख्तियारात पर हैं कि जब पार्लियामेंट कोई तरमीम पास करती है तो वो तब तक इन इफेक्ट नहीं आती जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको अप्रूव ना करे। तो क्या आप फिर ये बात मानेंगे कि हर आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करे? और अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उसको अप्रूव करने के लिए बिठाई जाती तो क्या वो उसको अप्रूव करती या डिसअप्रूव करती? आई थिंक ऑल ऑफ अस नो द आंसर के वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाज एंड हाउ इट वाज मैनिपुलेटेड। बट देखिए, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन का मैं बात करूंगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच डिटेल सो एज टू बोर यू एंड योर गेस्ट एंड योर व्यूअर्स, लेकिन अगर मैं छोटी बात करूं और मोटी बात करूं तो आप जब इस तरह से लोगों को ट्रांसफर करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्लियर कट एक वार्निंग है बाकी जजेस के लिए कि टो द लाइन अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये बड़ी छोटी बात है, हालांकि इसके पीछे जो थ्योरी है वो तो बहुत सारी है। सो इससे तो फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो सीधी मुतासिर हो रही है। वो तो जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस का इस मुल्क में बाकी कुछ बचा है
तो वो बिल्कुल मुतासिर हो रही है। So what do you बट अब think तो हाई अली, कोर्ट कि के उसके लिए कौन बात करेगा? उसके लिए मैं बात करूंगी, उसके लिए आवाम निकलेगी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अब जजेस ने सोमोटा लेना छोड़ दिया है, अब आवाम सोमोटो लेती है, तो उसके लिए कौन बात करेगा? उसके लिए क्या आप लोग कोई इस्लाहात लेकर आएंगे इस पूरे सिस्टम के अंदर? आप लोगों के पास उतना स्पेस है, आप लोगों को वो दी जाती है अथॉरिटी कि आप कर सकें? बिकॉज आपको प्रोफेशन है, आप काम कर रहे हैं इसके अंदर, आपने पढ़ा है, आपकी रिसर्च है, आप दुनिया के लॉज को जानते हैं, तो ये आपके डिपार्टमेंट से आएगी ना सर चीज तो? जी बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त 26वीं तरमीम का और 27वीं तरमीम के केसेस टेकअप होने थे, तो मैं उसके उन केसेस में मैं वकील भी था। राइट। और फिर जिस तरह से जुडिशरी को ट्रैम्पल किया गया बाय वे ऑफ ब्रूट फोर्स, वो सारा कुछ हमने अपनी आंखों के सामने देखा। जो जामिन है अपनी जुडिशरी की प्रोटेक्शन की, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अपनी अफवाज की, अपनी किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो जामिन है, वो तो पाकिस्तान की कौम है। मुशर्रफ थॉट दैट ही हैड अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर जुडिशरी। आई रिमेंबर ही वाज अ वेरी पॉपुलर डिक्टेटर व्हेन ही रिजाइन। मेरे अपने घर में जो बुजुर्ग थे उनको भी बड़ा बुरा लग रहा था कि अब जी मुशर्रफ इज गोइंग और अब ये जो है चोर वापस आ रहे हैं। ये अल्फाज में, हालांकि आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, बट मैंने अपनी कानों से सुने हुए हैं। बट आपने देखा कि वंस द टाइड टर्न, तो वो मुशर्रफ के रूल को कैसे स्वीप करती हुई ले गई। इस वक्त जो लोग जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर हमलावर हुए हुए हैं, वो तो बहुत अनपॉपुलर हैं। लेट्स सी ये टाइड कब टर्न होती है। बट सूनर देन लेटर, कल एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है सिंध हाई कोर्ट बार में, आपने शायद देखा होगा। उससे एक हफ्ता पहले मैं वहां पे मौजूद था। उससे एक हफ्ता पहले पेशावर में एक बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है, मैं वहां पे भी मौजूद था। उससे एक हफ्ता पहले लाहौर में एक बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है। सो द मेजोरिटी ऑफ द लॉयर्स रिजेक्ट द सिस्टम ऑल टुगेदर, दे डू नॉट बिलीव इन दिस सिस्टम। अब कब तक टाइट टर्न होगी? ये तो सिर्फ एक स्पार्क लगना होता है और उसके बाद पूरा सिस्टम गिर जाता है। देखते हैं वो स्पार्क कब लगता है। राइट, बट दे नो कि अभी जो चीजें हो रही हैं वो बाय द बुक्स नहीं चल रही हैं और उसके ऊपर वी हैव टू डू समथिंग सूनर और लेटर। नो एब्सोल्युटली नॉट। मैं अपनी पता नहीं आपको कितनी मिसालें दूं। आज डीजी NCCIA को अदालत ने बुलाया हुआ था। मैंने 15 साल में नहीं देखा कि अदालत ने कहा बी प्रेजेंट इन पर्सन, और वो कोई वफाकी सेक्रेटरी भी हो तो वो ना आया हो, किसी ऑटोनोमस अदारे का चेयरमैन हो वो ना आया हो। इवन वजीर आजम को बुलाते थे, इमरान खान पेश होते रहे हैं, नवाज शरीफ पेश होते रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी पेश होते रहे हैं, बेनजीर भुट्टो पेश होती रही हैं। तो अभी क्या हुआ? ये डीजी NCCIA आज नहीं आए और उन्होंने अदालती अहकाम की प्रोसाइड कर दिए। मेरे में तो इतनी दास्तानें हैं सुनाने को कि आपके पास टाइम कभी हो तो आपको बिकॉज़ अभी अली, क्योंकि ये डिस्कशन अंडर डिस्कशन या टॉपिक हम इस पे फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने बात की इस टॉपिक के ऊपर। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राशिदा हाशमी साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब और अली ताहिर साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शो का वक्त कल, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।